हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। आज रीजनिंग और मैथ्स की क्लास है और आज की जो क्लास है उसमें हमने जो शामिल किया है, जैसे आप देख रहे हैं ना, नदी और धारा, इसके अलावा अल्फ़ाबेट और वॉच। इसके अलावा आप क्वेश्चन देखते हैं ना कि घड़ी में इतना बजा है, तो घड़ी को अगर शीशे में देखेंगे, दर्पण या मिरर में देखेंगे तो कितना टाइम होगा, उस तरह क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन आता है ना कि शांत जल में नाव की चाल ये है तो धारा की चाल क्या होगी, धारा के साथ चाल क्या होगी, धारा के अपोजिट चाल क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें हम लोग माध्य का बहुलक की बात करेंगे और समांतर माध्य और एवरेज क्या होते हैं इनको हम जानेंगे। इसके अलावा इसी में मैंने लिया है कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने इसमें, और डाइस की कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं और कुछ एडवांस चीज़ें हैं वो भी मैंने इसमें शामिल की हैं। और डाइस के अलावा जो अल्फ़ाबेट में जो ऑर्डर निकालना होता है ना, कि जैसे लेफ़्ट से राइट से, और कोई लेटर है उसको अपोजिट लेटर क्या होगा, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। हिंदी में एक शब्द आता है लंगड़ा भिन्न, उसको क्यूब और क्यूबॉइड यानी घन घनाभ के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। इसके अलावा हल्की सी बात हम करेंगे सर्किल की और स्क्वायर की भी, क्या उसका डायगोनल है, पाई क्या होता है, पाई जो है एक रेशियो है तो किसके बीच रेशियो है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें करीब 1 से 1.5 घंटा हमें लगेगा और कोशिश करेंगे कि बहुत सारे जो कन्फ्यूजिंग आइटम हैं जो आपको परेशान करते हैं एग्ज़ाम में, आगे से वो आपको परेशान ना करें। तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि रिवीजन टाइप क्लास है, और जिन लोगों को पहले नॉलेज है उनके लिए ये रिवीजन का अवसर है, और जो लोग थोड़ा सा अभी शुरू किए हैं वो नई चीज़ों को जान सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें बिना समय गंवाएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आज आप पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ तो वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब आप देखें, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हैं ABZNO। अब वो कहेगा कि इसका मिरर में इमेज कैसी बनेगी और वाटर में, दर्पण में और जल में इमेज कैसी बनेगी। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप किसी चित्र को शीशे में देखेंगे तो दाएं का बायां हो जाएगा, बाएं का दायां हो जाएगा। इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्व विस्थापन। जो बायां है वो दायां हो जाएगा और जो दायां है वो बायां हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी इमेज को आप पानी में देखेंगे, उसे कहते हैं जल प्रतिबिंब। किसी इमेज को आप पानी में देखेंगे तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा, समझ रहे ना। अगर शीशे में देखेंगे तो दाएं का बायां हो जाएगा, बाएं का दायां हो जाएगा, और आप उसी इमेज को आप पानी में देखेंगे तो जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे और जो नीचे दिख रहा है वो ऊपर। जैसे आप मुझे देख रहे हो, अगर आप मुझे शीशे में देखोगे तो जैसे आप देख रहे हो पेन अगर मेरे बाएं साइड में है, तो अगर आप शीशे में देखोगे तो ये वो पेन जो है आपको दाएं साइड में दिखेगा। उसी तरह से अगर आप मुझे पानी में देखोगे तो सिर मेरा नीचे दिखेगा, पैर मेरे ऊपर दिखेंगे, समझे। तो जैसे इसका एग्जाम्पल भी दिया है, अगर आप ए को आप शीशे में देखोगे तो ये तो सिमेट्रिक है, हर तरफ से एक सी है, जैसे ताजमहल जो है हर एक तरफ से एक सा है, तो इसमें दायां बायां कोई सीन नहीं है, दायां बायां कोई सीन नहीं है, दोनों तरफ से एक सा है, तो आपको ए ऐसे का ऐसे ही दिखेगा। इसके अलावा ओ देखें आप ना, तो ओ भी आपको ऐसे का ऐसे ही दिखेगा, लेकिन बी जो है वो इस तरह से पलट जाएगा, दायां का बायां हो जाएगा ना, बी जो है वो इस तरह से पलट जाएगा, और ये Z जो है इस तरह से बन जाएगा, N इस तरह से बनेगा। तो आपने बहुत ही ध्यान देना है कि दाएं का बायां कैसे होगा और ऊपर का नीचे कैसे होगा। तो घड़ी में दायां बायां होता है, तो उस दाएं बाएं में आप देखना कि एंगल किधर से किधर को पलट रहा है। ठीक है, N इस तरह से बनेगा, Z इस तरह से बनेगा दर्पण में, और O सिमेट्रिक है वो ऐसे रहेगा। इसके अलावा पानी में देखिए ये पलट जाएगा, ऊपर का नीचे हो गया, ये B ऐसे रहेगा क्योंकि इसी तरह से है, आप कैसे बना दो ऐसे रहेगा। और इसके अलावा Z और N आप चाहे दर्पण में देखें या पानी में देखें, दोनों की इमेज सेम होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अच्छा आगे चलें। अच्छा, जैसे कहते हैं ना घड़ी में 4:10 हुआ है, तो उसको आप शीशे में देखोगे तो कितना टाइम होगा, ध्यान रखना मेरी बात। घड़ी में 4:10 हुआ तो उसको शीशे में देखोगे तो जैसे 4:10, मैंने लिखा 4:10 जो है घड़ी में टाइम हुआ ये। अब इसको शीशे में देखो, शीशे में अब आप देखोगे तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको जो घंटे देख रखे हैं उसको 12 में से घटाना, 12 - 4, और जो मिनट वाला पोर्शन है उसको 60 में से घटाना, 60 - 10, तो ये हो गया आप 8 और ये हो गया आपका 50। तो जो अगर घड़ी में 4:10 हो रहे हैं तो उसको आप शीशे में देखोगे तो हो जाएगा 8:50। इसी तरह से मान लो घड़ी में 9 बज रहे हैं, इसको आप शीशे में देखोगे तो इसको 9 में से आप 0 0 रहेगा, इसको आप 9 को घटा दोगे आप 12 में से, तो घड़ी में बजेंगे 3, क्या बजेंगे 3 बजेंगे घड़ी में से। ठीक है ना,
उसी तरह से मान लीजिए 12:30 हो रहे हैं, 12:30 जिसे कहते हैं आप ना, तो इसको आप शीशे में देखेंगे तो 12 में से 12 गया तो 0, 60 में से 30 गया तो 30, ठीक है ना, 0 0 30, ठीक है साहब। चले आगे। तो जो घड़ी में जो समय है उसको आप शीशे में देखेंगे तो घंटा जो है वो किस में घटाएंगे, 12 में से, और मिनट वाला जो समय है वो 60 में से घटाएंगे, ठीक है। आगे चलें। बारह में से 4 नहीं घटाएंगे, जो घंटा है वो 12 में से घटाएंगे और जो मिनट वाला समय है वो 60 में से घटाएंगे, ठीक है। आगे चलें। फिर ये इस तरह क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। फिर अब आप देखें ना, एक क्वेश्चन आता है कि राजू अपने घर से स्कूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और वहाँ से वापस आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ गया, उसकी औसत चाल क्या है। ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ से दिल्ली गया, कार से दिल्ली गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वापसी में मैं आया 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो मेरी औसत चाल क्या है। मैं यहाँ से घर गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वापस आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो मेरी औसत चाल क्या है। कहने का मतलब ये है कि एक ही दूरी दो अलग अलग चाल से तय की गई। एक ही दूरी, जैसे यहाँ से ए से बी तक आप गए, ए से बी तक आप यहाँ गए, एक ही दूरी यहाँ गए और फिर यहाँ से वापस आ गए। पहले बार जाते हुए आपकी चाल जो थी x किलोमीटर पर आवर थी, वापसी में आपकी चाल थी y किलोमीटर पर आवर। तो एक ही दूरी दो अलग अलग चालों से तय की गई। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप यहाँ से यहाँ तक गए, ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, ये बी है और ये सी है, ए से सी तक की दूरी है कुल, ए से सी तक की कुल दूरी है, इसमें से आधी दूरी आपने x किलोमीटर पर आवर की चाल से चली और बाकी आधी दूरी आपने y किलोमीटर पर आवर की चाल से चली। तो पूरी यात्रा में आपकी औसत चाल क्या है। कहने का मतलब ये है कि जब एक ही दूरी, एक समान दूरी दो अलग अलग चालों से चली जाए तो ऐसे में औसत चाल क्या होगी। उसका फार्मूला है ये x इंटू वाई ओवर 2x प्लस वाई। जैसे इस पर एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लिखिए तो, बल्कि लिखना क्या है तो सिंपल सा मैं ही लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से रुद्रपुर गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापसी में आया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मेरी औसत चाल क्या है बताइए। औसत चाल क्या होगी। देखो इसको आप x मान लें, इसको आप y मान लें। फार्मूला मैंने आपको दिया है x गुणा वाई बटे 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको एक्स वाई के अलावा आप कुछ ही मान सकते हैं जो आप मानना चाहें। तो ये आपको 40 गुणा 50 बटा 2 गुणा 40 प्लस 50, ये हो गया आपका 40 गुणा 50 बटे 2 गुणा 40 प्लस 50 हो गया 90, ठीक है। ये कट गया आपका 20 बार, तो क्या 100, 20 पंजे 100, 100 बटे 9, 100 बटे 9 किलोमीटर पर आवर। आगे इसको सॉल्व कर लेना जितना भी आएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। आगे इसको सॉल्व कर लेना जितना भी आएगा। तो औसत चाल वाला जो फार्मूला था ये था। ये औसत चाल वाला जो फार्मूला है आपको ट्रेन के, नाव के और वो जो और दूसरे जो चाल समय वाले क्वेश्चन है ना उसमें काम आएगा। x इंटू वाई ओवर 2x प्लस वाई, बट्टे में 2 प्लस x प्लस वाई जो है वो नीचे है, x इंटू वाई जो है वो ऊपर है, ठीक है। अच्छा आगे चलें। अब यहाँ पर एक सिस्टम है नदी और धारा का। एक तो शांत जल कहता हूँ। शांत जल किसका हो सकता है, झील का भी हो सकता है और तालाब का भी हो सकता है ना। नहर और नदी का जल, समंदर का जल तो शांत होता नहीं है, नमस्ते, ठीक है ना। इनके जल जो है वो शांत नहीं होते हैं, है ना। शांत जल क्या है, कोई झील है साहब या कोई तालाब है, उसमें जल शांत है, नहीं बह रहा। अब नदी बह रही है इधर को, नदी का तो नाम ही चलना है, उसका पानी शांत नहीं होगा ना। नदी इधर को बह रही है, ठीक है, ये नदी है इधर को बह रही है। मान लीजिए अब नदी की जो धारा की चाल है, नदी की धारा की जो चाल है वो है x किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर। अब इसमें कोई, अब नदी में कौन तैरेगा, या तो तैराक तैरेगा
या नाव तैरेगी या जहाज़ तैरेगा, है ना। कुछ और भी तैर सकता है, जिसे आप तैराना चाहो, जो डूबे ना वो तैर जाएगा। धारा की चाल ये है। अब मैंने तैराक कह लो आप, या नाव कह लो, या ऑब्जेक्ट कह लो, कुछ भी कह लो, मैंने उसको एक नाम दे दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने वस्तु, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट मैं उसको नाम देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट की चाल मान लो वो है y किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल है x किलोमीटर पर आवर, और उसमें जो ऑब्जेक्ट बह रहा है, चाहे वो तैराक है कुछ भी है, उसकी चाल है y किलोमीटर पर आवर। आप देखें ना, कभी पानी में तैरे हो बचपन में अपने? हैं? नहीं, हम तो खूब तैरे हैं। धारा के विपरीत भी तैरे हैं, धारा के समान भी तैरे हैं, और अब ज़िंदगी में भी तैर रहे हैं। हाँ, धारा के विपरीत तो तैर रहे हैं हम। क्यों भाई? धारा के विपरीत ही तो तैर रहे हैं। सुकून कहाँ है, राहत कहाँ है ना। जो है वो पीछे खींचने वाला है। तो धारा के विपरीत तो तैर रहे हैं, सर्वाइव भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप पानी के साथ बहोगे, धारा के साथ बहोगे तो, या तैरोगे, तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्पीड भी आपकी तेज़ होगी। लेकिन वहीं पर आप धारा के विपरीत तैरोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, जोर भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जो आपकी जो नॉर्मल तैराकी की चाल है वो कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप धारा के साथ बह रहे हो, इसी डायरेक्शन में धारा के साथ आप बह रहे हो, तो धारा के साथ ऑब्जेक्ट की जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। और अगर धारा के विपरीत अगर आप तैरोगे तो चाल जो है आपकी घट जाएगी, x माइनस वाई, है ना। चाल जो है वो घट जाएगी, ठीक है। जिसकी चाल ज़्यादा होगी, आमतौर पर तैराक की चाल ज़्यादा होती है ना। आमतौर पर तैराक की चाल ज़्यादा होती है, तो तैराक की चाल में से आप धारा की चाल घटा देंगे तो विपरीत चाल निकल के आ जाएगी, है। इस पर अभी क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। लिखिए क्वेश्चन। धारा की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, और उसमें तैराक की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा के साथ तैराक की चाल क्या होगी? 10 प्लस 15 25 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत क्या चाल होगी? 15 माइनस 10 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बेसिक सी क्वेश्चन है। अब आपको देखो क्या दे रखा है, धारा की चाल दे रखी है आपको। धारा की चाल दे रखी है x किलोमीटर पर आवर। आपको इसके अलावा, जैसे यहाँ पर देखें आप लोग, इधर मैंने लिख भी रखा है, इधर देखना भाई, शांत जल में नाव है या तैराक है उसकी चाल दे रखी है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। धारा या नाव की चाल दे रखी है, धारा की चाल दे रखी है, नाव नहीं लिखना। शांत जल में नाव या तैराक की चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल आपको दे रखी है y किलोमीटर पर आवर। तो अब ऐसे में पूछता है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ठीक है ना। इसमें जो आपको दिया रहेगा वो दिया रहेगा कि धारा की चाल और नाव की चाल। आपको मान लीजिए आप इसको भूल जाइए, इन सबको भूल जाइए। आप ही देखिए, आपको तैराकी धारा के साथ चाल दे रखी है, धारा के विपरीत चाल दे रखी है, ठीक है ना। धारा के आपको ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, वो नाव भी हो सकती है, तैराक भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, वो नाव भी हो सकती है और वो तैराक भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब नाव भी हो सकती है और तैराक भी हो सकता है। आपको चाल जो दे रखी है धारा के साथ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है धारा के साथ किस स्पीड से वो तैर रहा है, और धारा के विपरीत भी चाल दे रखी है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। आपको शांत जल में नाव की चाल निकालनी है। पानी शांत है तो शांत जल में नाव की या तैराक की चाल निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला है उसकी धारा के साथ चाल प्लस धारा के विपरीत चाल बटे 2। अब इसी में आपको, इसी कंडीशन में आपने धारा की चाल निकालनी है, तो उसका फार्मूला क्या है, धारा के साथ चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटे 2। ओके, अच्छा चलिए खैर, इसको अभी इस पर बेस क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता माध्यिका। माध्यिका मतलब बिल्कुल बीच की स्थिति। एक शोले फिल्म का डायलॉग था ना, आधे इधर आओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे साथ आओ, है ना। तो खैर वो तो कॉमिक है, आधे इधर गए आधे इधर गए तो बचा कौन, लेकिन उसी वो फिल्म वो हिट हो गई है। तो माध्यिका मतलब बिल्कुल बीच की स्थिति, है ना। अगर जैसे आप लोग 8-10 क्लास में बैठे हो तो मैं आपको एक लाइन से कद के अनुसार आपको खड़ा कर दूं,
चाहे सबसे बड़ा आगे खड़ा करूं, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, या फिर सबसे छोटा आगे करूं, फिर उसके बाद उसके बड़ा, उसके बड़ा। कद के अनुसार मैं आपको खड़ा कर दूं तो आपके सबसे बीच में जो होगा आधे उससे छोटे होंगे और आधे उससे बड़े होंगे, तो वो हो जाएगी माध्यिका की स्थिति। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, जैसे ये डाटा है 7, 11, 13, 16, 20, 21, 25, 7, 11, 13, 16, 20, 21, 25 बढ़ते हुए क्रम में है ही। तो आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं ना। तो इसमें बीच का कौन है? बिल्कुल बीच का जो है 16। तो ये इसकी माध्यिका है। माध्यिका का मतलब बीच की स्थिति। माध्य अलग है, ध्यान रखना। माध्य का मतलब इसके औसत निकालना होगा हमें। माध्य का मतलब जो है हमें औसत निकालना होगा, और औसत जो बताएगा, देखो माध्य क्या बता रही है कि आधे जो हैं वो इससे कम मान के हैं और बाकी आधे जो है वो इससे ज़्यादा मान के हैं। और औसत या माध्य ये बताता है कि अलग अलग डाटा हैं आपके पास, तो अगर हम एक उनका केंद्रीय मान देखें, सेंट्रल वैल्यू देखें, तो वो इसके आसपास घूम रहे हैं। अभी उसकी बात बाद में करूँगा मैं आपको ना। तो माध्य का मतलब क्या है? बीच की स्थिति। अब जैसे 13, 11, 20, 7, 21, 16 मैंने इन्हीं को अलग अलग तरह से लिख दिया, तब उसमें तो देख लो, इन डाटा को मैंने अलग अलग तरह से लिख दिया है। तो माध्यिका निकालने के लिए इन्हें आरोही अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। माध्यिका निकालने के लिए इन्हें आरोही अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, यानी कि या तो नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा या ऊपर से नीचे घटते हुए क्रम में इसे लिखना होगा। तो देखो मैंने आरोही क्रम में लिखा 7, 11, 13, 16 बढ़ते हुए क्रम में लिखा है ना। ये अवरोही क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखा 25, 21, मतलब चाहे इनको आप होच पोच नहीं रहने देंगे, सजा लेंगे। सजाने का मतलब क्या है? आरोही अवरोही क्रम में लगा लेंगे। वैसे ही अगर आप माध्यिका निकालेंगे गलत हो जाएगा। इनको एक ऑर्डर में बिठा लेंगे, घटते हुए या बढ़ते हुए। बिठा लिया ना मैंने इनको। अब इसके बीच का जो है 16 ही है, 16 इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। जो बीचों बीच की स्थिति है वो इसकी माध्यिका है। अब विषम संख्या और सम संख्या, देखो यहाँ पर जो कुल आंकड़े थे कितने थे? 7 थे ना। तो 7 जो है विषम संख्या है। 7 आंकड़े हों, 5 आंकड़े हों, 11 हों, 9 हों, 13 हों, 17 हों, 19 हों, 21 हों, ये क्या है? विषम संख्या में। तो विषम संख्या में तो ये है कि आपने सबसे बीच का जो है वो ले लिया, ठीक है ना। सबसे बीच की वैल्यू आपने ले ली। अब यहाँ तो आपने गिन लिए, ये सारे के सारे आपने गिन लिए, लेकिन यहाँ पर अब डाटा ज़्यादा होते तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है टोटल नंबर n है, ठीक है ना। टोटल नंबर n है, उसका आपने आधा करा n/2 करा। जैसे ये 7 था ना, n/2 + 1 वें पद का मान, n/2 + 1 वें पद का मान। अब यहाँ पर n क्या था? 7 था। n 7 था। पहले आरोही अवरोही क्रम में इनको लगाना है। n क्या है? 7 है। तो 7 n + 1, n + 1 ऊपर आएगा 7 + 1/2, ये हो गया आपका 8/2, ये हो गया आपका 4। चौथे पद का मान, तो चौथा पद कौन सा है? 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक सवाल करके देखते हैं। जैसे मैं बहुत सारे डाटा लिख देता हूँ मैं, 6, 10, 0, 3, 5, 11, 9, 8, 2, 3। तो इनको सजा लें पहले, है ना। सबसे पहले क्या आएगा? 0, फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 3, 3 दो बार आ गया, 3, 3 है ना। उसके बाद क्या आया है? 5, 5 के बाद 6 आया है, 6 के बाद क्या आया है? 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, और 10 के बाद 11। कोई छूटा तो नहीं है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो n जो है सम संख्या हो गई। अभी इसको विषम बना लें, तो यहाँ पर एक आंकड़ा और लिख दें आप 13, यहाँ पर लिख दिया आपने 13। तो अब ये विषम संख्या हो गई 13। n बराबर कितनी हो गया? 13। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। n बराबर हो गया 11। नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ डाटा, n बराबर हो गया 11। अब माध्यिका आपने निकालनी है, तो माध्यिका का सूत्र जो है वो है n + 1/2 वें पद का मान, ठीक है साहब। तो n + 1/2, तो n कितना है? n कितना है? 11 + 1/2, ये क्या हो गया? 12/2। 12/2 का मतलब 6, यानी कि छठे पद का मान। अब छठे पद का मान इसमें क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 जो हो गई इसकी माध्यिका हो गई, ठीक है ना। 6 जो हो गई इसकी माध्यिका हो गई। अभी मैं दोबारा प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको, ठीक है ना। ये इसकी माध्यिका हो गई। आगे चलें। अब अगर आंकड़े सम हैं, है ना,
जैसे ये 11 थे, अगर 11 की जगह 10 होते या बस n बराबर 10 होता या 12 होता या 6 होता या 8 होता, तो इसके लिए फार्मूला होता ये n+n+1/2 वे पद का मान। अभी करके दिखाऊंगा इसको, ठीक है। अब यहीं पे आता बहुलक, यहीं पे आता है बहुलक। मैंने 10 बार टेस्ट लिया, पिछले 3 महीने में 10 बार टेस्ट लिया, उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग नंबर आए। अब इसमें जो टॉप किया, कभी आपने टॉप कर लिया, कभी आपने टॉप कर लिया, लेकिन ज़्यादा बार 10 में से 4 बार टॉप जो किया वो आपने किया, 10 में से 4 बार टॉप जो किया वो आपने किया, या 10 में से सबसे कम मार्क्स जो आए वो ज़्यादा बार आपके आए। बुरा मत मानना है, सबसे कम जो मार्क्स आए वो आपके आए, ठीक है। आपके तो ज़्यादा ही आते हैं, खैर ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। बहुलक का मतलब देखो, बहुल से बना, बहुलता, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा या बार बार आ रहा। तो जैसे मैंने इसमें दिखाया, ये यहाँ पे कुछ डाटा है 6, 100, 31, 0, 100, 100, 100, 3, 4, 90, 100 और 1। इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया? 100 आया। यही बहुलक है ना। बारंबार तो अलग चीज़ है। हाँ जी बताएं। इसी तरह से क्वेश्चन दिए होंगे। हाँ, इतने आसान भी आएंगे, हाँ इतने आसान भी आएंगे। अभी थोड़ा और एडवांस प्रैक्टिस कराऊंगा। बारंबारता की आप टेंशन मत लो, वो इसमें अभी नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, वो सांख्यिकी इतनी नहीं आएगी, इतनी आएगी इस एग्ज़ाम में। कहाँ कह रहा था मैं? बहुलक कह रहा था। जैसे आमतौर पर आप देखो ना, आमतौर पर हम इंडियंस के पैर में कितने नंबर का जूता आता है? आमतौर पर 7 नंबर का आता है ना। और जो हम लोग स्वेटर खरीदने जाते हैं तो आमतौर पर कौन सा साइज़ होता है? ना, एल साइज़ होता है। अच्छा, डबल एक्सेल भी चल, अच्छा चलो जो आप कहो वो मान लेते हैं। आमतौर पर क्या होता है? एक्सेल साइज़ खूब चलता है ना। आमतौर पर हम शादियों में जब शगुन देते हैं तो कितने रुपए देते हैं? हाँ, तुम 500 देते हो? अच्छा नहीं, क्या मुझे ज़्यादा, अब 101 चल रहा है ना। हाँ 101 चल रहा है। हाँ तुम रईस आदमी हो ना, तुम्हारे 2 भैया विदेश में है ना। हाँ तुम्हारे 2 भैया विदेश में, तुम रईस आदमी हो, तो 101 रुपये का चल रहा है सर, है। तो वो क्या हो गया? बहुलक हो गया, समझ रहे ना, बहुलक हो गया। अच्छा, कौन सा पेन सबसे ज़्यादा बिक रहा है आजकल? ये वाला। हाँ, तो ये इसका बहुलक हो गया। ये क्या हो गया? इसका बहुलक हो गया। अच्छा, बुर्का किस कलर का सबसे ज़्यादा चल रहा है? ब्लैक कलर का। अलग अलग रंग के बुर्के हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा चल रहा है? ब्लैक कलर का। तो ये बहुलक है, ठीक है। आगे चलें। फिर आता, अब जैसे आप औसत के क्वेश्चन लगाते हो ना, औसत या एवरेज, जैसे कोई खिलाड़ी है, उसने अलग अलग पारियों में अलग अलग रन बनाए, किसी में 10 बनाए, किसी में 100 बनाए, किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50, तो उनका औसत निकालें कि यानी कि उन सभी नंबरों को आप घटा बढ़ा दें तो एक पारी में एवरेज उसका कितना आएगा, उसी को हम कहते हैं औसत। इस पर क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। जैसे 6, 10, 5, 7, 2 ये अलग अलग डाटा हैं। कुल कितने डाटा हैं? n बराबर 5। तो इसका माध्य या औसत क्या होगा? इन सभी को जोड़ दो, 5 से भाग कर दो। इसका एक मैंने फार्मूला भी लगाया है, A फॉर एवरेज या A फॉर माध्य, A बराबर S/n। S क्या है यहाँ पर? सम ऑफ डाटा, इन सभी का सम। 6, 10, 16, 5, 21, 7, 28 और 2, 30। यहाँ पर देखो S बराबर 30 मैंने निकाला भी है ना। और n क्या है? इन सभी की संख्या, इन सभी का नंबर। 30/5 बराबर 6, ठीक है। तो जो गणित में जिसे आप औसत कहते हो ना, वो एक्चुअली समांतर माध्य है, या जो समांतर माध्य है वही औसत है, ठीक है ना। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा है कि कोई देखो चाल दे रखी है ना किलोमीटर पर आवर में, तो उसको आपने मीटर पर सेकंड में बदलना, तो कैसे बदलोगे? x गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। आपको चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 से गुणा कर दोगे, ठीक है। क्लियर है ना, ये तो बता रखा है मैंने। और अगर चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दोगे, ठीक है। मिलने के लिए गैप भरना, देखो मैंने क्या कहा, जैसे कई बार सवाल आता है ना कि एक ट्रेन जो है वो यहाँ पर है और एक ट्रेन यहाँ पर है। अब ये इससे मिलेगी तभी जब ये गैप जो है वो पूरा हो जाए, ये वाला गैप पूरा हो जाए, है ना। अच्छा, जैसे घड़ी वाले सवाल होते हैं, तो घड़ी वाले सवालों में मैंने आपको बताया, ये घंटे की सुई है, यहाँ पर घंटे की सुई है, और यहाँ पर है मिनट की सुई। ये मिनट की सुई है और घंटे की सुई है, इनके बीच में इतना कुछ गैप है। ये कब मिलेगी? ये तभी मिलेगी जब ये इतना गैप पूरा कर ले, ठीक है ना। इतना गैप जब पूरा कर लेगी तभी ये मिलेगी। देखो इसमें मैंने आपको बताया था, इसको अब कल अच्छा खासा डिस्कस भी हुआ था कि 1 मिनट अधिक चलने के लिए, घंटे और मिनट की सुइयाँ दोनों चल रही हैं, तो मिनट की सुई को घंटे की सुई से 1 मिनट ज़्यादा चलने में कितना समय लगेगा? 12/11 मिनट का। इसको रट्टा लगा लेना, घंटे की सुई को
मिनट की सुई को घंटे की सुई से 1 मिनट ज़्यादा चलने में कितना समय लगेगा? 12/11 मिनट का, है ना। ये जो सिंबल होता है समकोण का होता है। जब घंटे और मिनट की सुइयां समकोण पर होंगी तो उनके बीच में गैप कितना होगा? 15 मिनट का। और समकोण का मतलब 90 डिग्री है ना। और जब वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी तो उनके बीच गैप कितना होगा? 30 मिनट या 180 डिग्री का, है ना, है ना। और कल क्या बताया था? घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? आधा डिग्री, है ना। घंटे की सुई 1 मिनट में कितने मिनट की दूरी तय करती है? 1/12 मिनट, है ना, बताया था ना। अच्छा, अब यहाँ इसको आप रट लेना कि घंटे और मिनट की सुइयाँ जो होती हैं 1 घंटे में 2 बार समकोण पर होती हैं। घंटे और मिनट की सुइयाँ 1 घंटे में 2 बार समकोण पर होती हैं, लेकिन 12 घंटे में 22 बार होती हैं। 12 घंटे में 22 बार होती है, ठीक है। और घंटे और मिनट की सुइयाँ हर 1 घंटे में 1 बार आपस में मिलती हैं, लेकिन 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा है आपको प्रसारित रूप। तो यहाँ से शुरू करते हैं डाइस को। देखो ये मैंने डाइस बनाई है, इसे आप घन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पासा या डाइस है। घन जो होता है, क्यूब या घन जो होता है वो भी इसी रूप का होता है। यहाँ पर मैंने डाइस या पासा बनाया है। इस डाइस या पासा में आप देखेंगे 6 अलग अलग फलक हैं। फलक माने किनारे। 6 अलग अलग फलक हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 अलग अलग फलक या 6 अलग अलग सतह हैं, किनारे नहीं, 6 अलग अलग सतह या 6 अलग अलग फलक या 6 अलग अलग सतह हैं, ठीक है ना। 6 फलक हैं, इसमें 12 भुजाएं हैं। ये जो देख रहे हैं आप, 12 भुजाएं हैं और 8 कोने। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हैं, ठीक है। 6 सतह या फलक हैं, 12 भुजाएं या कोर हैं और कोने कितने हैं? 8। अब यहीं पर आता है सामान्य पासा और मानक पासा। अब ये जो आप पासा देख रहे हैं, अगर यहाँ पर पासा जैसा कुछ है नहीं, आप लोग जानते हो पासा ना। तो पासे में जैसे मान लीजिए एक साइड ये है, इसकी अपोजिट साइड ये है, तो इन दोनों साइड पर लिखे हुए अंकों का योग 7 होगा। अगर ये 7 होगा तो ये मानक पासा है, और अगर इन पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं है तो ये सामान्य पासा है। जैसे यहीं पर आप देख लें कि ये वाली साइड है, इस पर अगर ये स्टैंडर्ड पासा मानक पासा है, इस पर 3 लिखा है, तो इसके सामने वाली साइड पर, इसके विपरीत साइड पर लिखा होगा 4। ऊपर वाली साइड है, अगर इस पर 1 लिखा है तो नीचे वाली साइड पर लिखा होगा 6। तो ये होगा आपका मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा। इसकी किन्हीं भी 2 विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 होता है। नहीं समझे? नहीं समझे? अच्छा, मैं समझाता हूँ। ये पासा है नहीं, लेकिन इसको आप पासा मान लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला जो है ना, ये पासा है नहीं, ये घनाभ की शक्ल में है, ये क्यूबॉइड की शक्ल में, लेकिन इसमें 6 अलग अलग फलक हैं। 1 2 3 4 5 और 6 अलग अलग फलक है ना। तो इसको आप पासा मान लीजिए एक बार को। तो अगर ये स्टैंडर्ड पासा है तो ये जो आपके सामने की जो साइड है, इसके अपोजिट कौन सी हो गई? जो आपके पीछे की है ना। ये वाली साइड, इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई? ये ऊपर वाली साइड की अपोजिट साइड हो गई है। तो अगर ये मानक पासा है तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों एक दूसरे की विपरीत साइड कहलाती हैं। इस पर लिखे अंकों का योग 7 होगा। इस पर 3 है तो इस पर 4 होगा, इस पर 2 है तो इस पर 5 होगा, इस पर 1 है तो इस पर 6 होगा, या इस पर 2 है तो इस पर 5 होगा, 2 + 5 7, इस पर 3 है तो इस पर 4 होगा, 3 + 4 7। अगर ऐसा नहीं है तो ये कहलाएगा सामान्य पासा। अच्छा, अब अगर ये मानक पासा है तो चूंकि इस पर 3 और इस पर 4 है ना, तो केवल जो एक दूसरे के विपरीत साइड है उस पर लिखे अंकों का योग 7 होगा। अब ये जो कहलाती है, जैसे ये सतह है ना, तो ये वाली जो सतह है वो इसके विपरीत है। ये सामने आप सतह देख रहे हैं ना, ये वाली जो सतह है वो इसके विपरीत है। बाकी सारी सतह जो हैं, बाकी 2 ये हो गई, बाकी जो 4 सतह हैं वो इसके संलग्न या इससे जुड़ी हुई या एडजेसेंट या साइड या फलक कहे जाएंगे। तो इस पर लिखे हुए किन्हीं भी अंकों का योग 7 नहीं हो सकता। अगर 1 है यहाँ पर तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर 6 नहीं होगा, 6 इधर ही होगा। अगर 6 होगा, 1 + 6 7 हो जाएगा, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा? सामान्य पासा हो जाएगा। तो मानक पासा वही होगा जिस पर विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 होता है, और ऐसा नहीं है तो ये हो जाएगा सामान्य पासा। इसको पहचानने के लिए क्या देखते हैं कि आप कोई भी आपके सामने डाइस है, कोई भी पासा है, तो आप उसकी एक बार में कितनी साइड देख सकते हैं? कितनी साइड देख सकते हैं एक बार में? 3 साइड देख सकते हैं, है ना।
देखो 3 साइड ये हैं और 3 साइड ये हैं, ठीक है। आप अगर इसको देखोगे तो 1, 3 और 5, तो ये जो आसपास की सतह है ना, 5 और 3 8 और 1 और 3 4, है ना। उसके बाद 2 4 6, तो आसपास की साइड पर लिखे किसी भी अंक का योग 7 नहीं है, 7 नहीं है। तो ये देखने में आपको नज़र आ रहा है कि ये मानक पासा है, क्योंकि अगर ये सामान्य पासा होता तो इसकी किसी 2 संलग्न सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो जाता, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, मानक पासा विपरीत फलक अंक योग 7, सामान्य पासा विपरीत फलक अंक नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। अच्छा, एक साइड जो होती है वो किसी एक साइड की विपरीत होगी, बाकी सब जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, है ना। अच्छा, मानक पासा में किन्हीं दो संलग्न सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा मैंने आपको बता ही दिया, है ना, ठीक है। अब विपरीत अंक निकालना है। अब आपको एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं, उस पर 1 2 3 4 5 6। अब आप देखोगे ये जो है मानक पासा, स्टैंडर्ड पासा है, ये मानक पासा है। क्यों? क्योंकि 4 और 6 10, 4 5 9, 5 6 11, 1 3 4, 3 2 5 और 2 1 3। इस पर किन्हीं भी 2 संलग्न सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं है, इसलिए ये मानक पासा है। अगर संलग्न सतह पर लिखे अंकों का योग 7 मिल जाता तो ये सामान्य पासा हो जाता, क्योंकि अगर किन्हीं 2 संलग्न सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 है, इसका मतलब विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं है। तो साहब ये जो है मानक पासा है, और जब भी मानक पासा होगा तो उसमें जो 1 है तो इसकी विपरीत सतह पर लिखांक क्या होगा? 6, है ना, 1 + 6 है। तो अब जो ऊपर वाला 1 जो आपको दिख रहा है, आजो, है ना, इसके विपरीत सतह पर क्या होगा? 6, इसकी विपरीत सतह पर क्या होगा? 5, इसकी 4, या इसकी विपरीत सतह पर 3, इसकी विपरीत सतह पर 2, इसकी विपरीत सतह पर 1 लिखा होगा, ठीक है, नहीं समझ गए? ओके। अब एक स्थिति ऐसी आ रही है जो सामान्य पासा है, आप देख रहे हैं ना, इसकी संलग्न सतहों पर लिखे अंकों का योग 2 5 7 है, 7 है ना, तो ये सामान्य पासा हो गया। तो इसमें अब जब आपने विपरीत सतह पे अंक निकालना है कि इसकी विपरीत सतह पर अंक कौन सा होगा, तो इसमें कौन सा नियम इस्तेमाल करेंगे हम? क्लॉकवाइज नियम, है ना। 6 और 4 5 और 2 7, 3 का। अब देखो इसमें क्या है कि एक समान सतह पर समान अंक लिखा हुआ है, एक समान सतह पर समान अंक लिखा हुआ है, और एक अंक जो है वो इनविजिबल या अदृश्य है। तो जो अदृश्य अंक है वो समान सतह पर लिखे हुए अंक का अपोजिट है। 3 का अपोजिट 1 होगा, 5 का अपोजिट होगा एक समान सतह वाला 6, और 2 का अपोजिट होगा 4। जब एक सामान्य पासा है और सामान्य पासे की किन्हीं 2 समान सतहों पर, एक सी सतहों पर एक समान अंक लिखा है, तो मैंने पहले बताया था आपको कि जो आदर्श अंक है वो समान वाले का अपोजिट होगा। इसके अलावा जो जिस सतह पर लिखे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 3 का 1, 5 का 6 और 2 का 4, ठीक है नहीं? क्लियर है? अच्छा, फिर आता है क्लॉकवाइज रूल। क्लॉकवाइज रूल, अब क्लॉकवाइज रूल हम कहाँ लगा रहे हैं कि पासा सामान्य, देखो सामान्य पासा है ये, 1 और 6 7 मिल गया नहीं, तो ये सामान्य पासा है। अब सामान्य पासा है, अब एक अंक समान मिलेगा आपको, इसमें 6 मिल गया, लेकिन ये अलग अलग सतहों पर है। अगर समान सतह पर होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग सतह पर है, तो फिर हमने क्लॉकवाइज रूल लगा दिया। आप 6 से चले, 6 2 3 लिख दिया हमने, 6 2 3, फिर यहाँ चले 6 4 1, 6 4 1, तो जो अदृश्य अंक है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, समान अंक वाले का अपोजिट कौन सा होगा? जो अंक आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, और बाकी जो अंक हैं जो एक साइड में आ रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 2 का 4, 3 का 1। उसी तरह से ये भी दे रखा है 6 4 1, 5 1 3, तो इसमें कौन सा समान है? 1 समान है इसमें। तो आप जो है क्लॉकवाइज नियम को लेकर चलें तो 1 6 4, 1 3 5, तो 1 3 5 और 1 6 4, नमस्ते। तो 1 का अपोजिट इसमें होगा जो दिखाई नहीं दे रहा 2, बाकी 3 का 6 और 5 का 4 अपोजिट होगा। ठीक हो गया? अभी इसमें सवाल भी करेंगे, अभी क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। अब कैलेंडर वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, इसी में कुछ बचा पास में? हाँ, ये बच तो गया प्रसारित रूप। तो प्रसारित रूप थोड़ा सा ये छोटा हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा इमेज बना लेते हैं। 1 मिनट का ब्रेक ले लें, बंद कर दें, हल्का पॉज कर दें। तो देखो आपके पास ये पासा है, ये पासा है आपके पास, इसको जब आप खोलोगे तो इस तरह से खोलना,
ये हो गया 1 2 3 और 4, और बगल में इसके 2 कान निकाल देना। ठीक है, ये वाला जो है सबसे ऊपर है ना, ये वाला हिस्सा सबसे ऊपर है, इसको लिखना ऊपर। ऊपर का हिस्सा ये आएगा तो ये सामने का हिस्सा हो जाएगा, ये सामने का हिस्सा हो जाएगा तो ये जो है नीचे का हिस्सा हो जाएगा, ये नीचे का हो जाएगा तो ये पीछे का हो जाएगा। अब ये एक दायां हो जाएगा और एक ये बायां हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रसारित रूप। क्या कहते हैं? प्रसारित रूप। ओके, अब इस पासे की आपको 2 अलग अलग जो है स्थितियाँ दे रखी हों, 2 अलग अलग स्थितियाँ दे रखी हैं इस पासे की आपको, ऐसे करके मान लीजिए। आपको इस पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दे रखी हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा भी है 2 4 6, 2 4 6 और 3 6 5, 3 6 5। अगर आपको प्रसारित रूप भरना आता है तो आप किसी पासे के किसी भी तरह के सवाल को आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है ना, नंबर नहीं दिए होते हैं, अलग अलग सिंबल बने होते हैं। तो अलग अलग सिंबल बने होते हैं, तो जो समान सिंबल होगा ना, जो एक साथ समान सिंबल होगा, वहाँ से शुरू कर देंगे आप। अभी बना के दिखाऊंगा इस पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कोई समान अंक है, 6 है, 6 है ना, 6 है। क्या ये सामान्य पासा है? कैसा पासा है ये किस तरह का पासा है? सामान्य पासा है, मानक पासा है ये? तब उसमें बताओ तो। हाँ, मानक पासा। वेरी गुड, क्योंकि किसी भी 2 संलग्न सतह पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं है। ये प्रसारित रूप है। आप सामान्य पासा, मानक पासा किसी में भी भर सकते हैं, एक ही तरीका है। इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रूल। कौन सा रूल? एंटी क्लॉकवाइज रूल। एंटी क्लॉकवाइज का रूल का मतलब क्या है? देखो, समान अंक ये है 6, 6 से आप चले इधर को, घड़ी की सुइयों के विपरीत। यहाँ से चले आप, घड़ी की सुइयों के विपरीत चले आप, ठीक है, घड़ी की सुइयों के अपोजिट चले। तो अब घड़ी की सुइयों के अपोजिट आप चले तो कुछ नहीं करना, आपके सामने ये है प्रसारित रूप आपने बना रखा है ना। आपने जो शुरू करना है यहाँ से शुरू करना, ये बीच की जो स्थिति है यहाँ से, और चाहे यहाँ से शुरू करो चाहे यहाँ से शुरू करो। 6 4 2, 6 4 2, ठीक है ना, 6 4 2। ध्यान रखना, सामने से, बिल्कुल सामने से लड़ाई लड़नी है, ठीक है ना, भागना नहीं है। जो ऊपर है सिर पे वो ऊपर ही है, और आपने लड़ाई लड़नी है बिल्कुल सामने से, है ना। 8 बजे की क्लास में 7:45 बजे आके बैठना, ना कि 9:15, है ना, ठीक है। तो 6 4 2, 6 4 2। अब यहाँ पर 6 आ गया, है ना, क्या बचा? 3 5, 3 5। अब जो अंक अदृश्य है, इसमें क्या अदृश्य है? 1, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, भर गया पासा। देखो, ऊपर 2 आ गया, और ऊपर 2 है तो नीचे क्या है? नीचे क्या है भैया? 5, ठीक है ना, मानक पासा। विपरीत स्थितों पर लिखे अंकों का योग 7, है ना। इधर 4 है तो इधर क्या आ गया? 3। विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7, बाएं दाएं, मानक पासा है ये, ठीक है, समझ गए। ऐसे भी करेंगे एक सवाल और। तो इस तरह से जो है इसे कहते हैं प्रसारित रूप, और इसे इस तरह से भरते हैं। अगर आपको ये आता है तो आप किसी भी तरह की समस्या का समाधान कर सकते हो। अब अगर मान लो आपको पासा इस तरह से न, 2 स्थितियाँ ऐसे ना दे करके वो ऐसे देता, यहाँ पर वो बना देगा स्टार, एक स्टार उसने यहाँ बना दिया, और यहाँ मान लो हैश बना दिया, यहाँ मान लो बना दिया उसने 0, यहाँ पर क्या बना दूँ? यहाँ पर गुणा का निशान लगा दूँ, यहाँ पर प्लस का निशान लगा दूँ, ठीक है। अलग अलग सिंबल दे दिए उसने। तो अब क्या है? देखो, आपने पासा अपना खोला, देखो 1 2 3 और 4, और यहाँ पर आपने देखो ऊपर गर्दन है ना, 2 गर्दन थोड़ी है, एक ही गर्दन तो है हमारी, दायां बायां। इसको आप ऐसे भी सकते हो, है ना, दायां बायां हाथ, ऊपर गर्दन, पेट और टांगे, ठीक है, पूरा का पूरा इंसान बना लिया हमने। ऊपर सिर, गर्दन, है ना, और नहीं ये तो समझ गया ना, है ना, ये गर्दन, ये सिर है आपका, और ये दाएं बाएं हाथ हैं, जैसे मर्जी वैसे समझ लेना, अपना कोई तुक्का लगा लेना। ये क्या है आपका? ऊपर, ये ऊपर है तो ये सामने होगा, फिर ये नीचे होगा, और ये पीछे होगा, ये दाएं होगा, और ये बाएं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समान, अब देखो अंक तो लिखे नहीं है, लेकिन कोई जो सिंबल है वो एक सा है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो यहाँ से चले, ठीक है साहब, यहाँ से चल गए। अब सबसे पहले क्या भरेंगे? कहाँ से भरेंगे? यहाँ से, सामने से लड़ेंगे ना, स्टार भरा, स्टार के बाद क्या आया?
हैश, हैश भर दिया, हैश के बाद क्या आया 0, उसके बाद फिर यही स्टार से चलेंगे ना, लेकिन स्टार हमने भर दिया तो यहाँ पर क्या आया, अब कहाँ बचे, हाँ नहीं हमने तो गलती कर दी ना, स्टार के बाद हैश यहाँ आएगा और 0 यहाँ आएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर गुणा का निशान आ जाएगा यहाँ पर और प्लस का निशान आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब कोई इनविजिबल दे रखेगा वो उसमें, इनविजिबल जो भी दे रखेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, है हाँ, माइनस प्लस गुणा भाग जो भी कह लो वो यहाँ आ जाएगा, है ना, तरीका जो है वो वही है। ओके, आगे चलें। तो इसे कहते हैं प्रसारित रूप भरना। अब देखो आपके सामने जो है टेबल है ABCDEFGHIJKLM वगैरह वगैरह ना, मैं एक घूंट चाय पी लूँ फिर इस पर मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, तब उसमें बंद करना है इसको। तुम चाय पियोगे बेटा गीता? तो अब देखो आपके सामने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं A से लेके Z तक, है ना, A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट लिखे। टाइम क्या हो रहा है? 9 चला दो। ये अलग अलग अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं आपके सामने। तो इसमें आपसे पूछेगा कि भाई लेफ़्ट से और राइट से क्या है। देखो लेफ़्ट से तो आपको पता ही है, T कितना है 20, O कितना है 15, L कितना है 12, Q कितना है 17, कीर्ति G कितना है 7, वेरी गुड, Y कितना है 25, है ना, और W 23, तो M 13, N 14, है ना, I 9, J 10, ये आपको रटे हुए है ना। तो लेफ़्ट से तो आपको रटे हुए हैं सारे। अब पूछेगा राइट से। अब जैसे J जो है लेफ़्ट से 10 है तो राइट से कितना नंबर होगा, तो बस 27 में से घटा दो, 27 माइनस 10 बराबर 17, राइट से कितना नंबर हो गया उसका 17। उसी तरह से जैसे T, ये लेफ्ट से इधर से चल रहे हैं ना तो इधर लेफ्ट कहते हैं, तो जी T जो है लेफ्ट से कितने नंबर पर है 20 नंबर पर, तो राइट से कितना होगा, आप गिनना चाहें गिन लें, 7वें नंबर पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो आप सीधे 27 में से घटाना, 27 माइनस 20। अब जैसे वो पूछे कि साहब M का अपोजिट क्या होगा, M का विपरीत, तो विपरीत क्या कहता है, जैसे बाएं से आप चलो तो M 13वें नंबर पर है, बाएं से चलो तो M 13वें नंबर पर है। अल्फ़ाबेट में इसका विपरीत लेटर का मतलब ये है कि दाएं से 13वें नंबर पर कौन है। M बाएं से 13वें नंबर पर है तो दाएं से 13वें नंबर पर कौन है, तो क्या करना है, 27 में से 13 घटाया बचा 14, 14 का मतलब N जो होगा दाएं से 14वें नंबर पर होगा। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसी तरह से A है, A का अपोजिट क्या होगा Z, 27 में से 1 घटाया 26, 26 मतलब Z। उसी तरह से Q 17 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 27 में 17 घटाया बचा 10, तो 10वें नंबर पर क्या आया J, तो J उसका अपोजिट होगा। इसी तरह से आप बिना देखे बताएं मुझे कि I का अपोजिट क्या होगा, I का बिना देखे बताएं। 27 माइनस 9 कितना बचा, 27 माइनस 9 कितना बचा 18, 18 मतलब R, 18 R, है ना। तो इसको देख लेना। अब मैं आपको यहाँ सॉल्व कराने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ क्या है क्विक रिवीजन दिला रहा हूँ और ये आपको करने चाहिए, है ना, दाएं से बाएं से। नहीं तो भैया अगर ना आए समय हो तो पूरी अल्फ़ाबेट लिख लेना, है ना, लेकिन उसमें घंटी लग जाएगी। ओके, फिर क्या था इसमें, अच्छा उसके बाद ये जो ना जगह जगह खाली रह गए, तो अगर एक बार देखने में आपको ये आंसर इसका ना आए, अगर आपको एक बार देख, मैंने कराए थे ना आप थी, आपको इस बार एक बार देखने में ना आए तो आपके पास समय रहेगा। आप एक काम करना, जो 4 आपके अलग अलग ऑप्शन दे रखे होंगे ना, तो जैसे एक ऑप्शन दे रखा होगा, जैसे ये खाली जगह है तो उसमें देखा होगा CDAB, तो साहब इसमें C भर दिया, फिर D भर दिया, फिर A, फिर B भर दिया, फिर मान लो C दे रखा होगा, फिर C दे रखा होगा, फिर C भर दिया, फिर C भर दिया, फिर मान लो B दे रखा होगा, A दे रखा होगा, B भर दिया, A भर दिया। तो अब जैसे मान लो टोटल जो सीरीज है 16 नंबर की है, 16 लेटर की है, तो 4-4 को बांट लो या 8-8 को बांट लो, बराबर बांटना, 4-4 बांट लेना या 8-8 बांट लेना, या 15 नंबर की है तो 5-5 बांट लेना। तो अगर जो सार्थक क्रम आपको लगे वही आपका ऑप्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से देखने में ना आए तो इसको फिर ऑप्शन से आप करने की कोशिश करना, लेकिन छोड़ना नहीं। अच्छा यहीं पर देखो ये निशान होता है, इसे मैथ में कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है ना, A B से बड़ा है, इसे कहते हैं A ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है, ये जो निशान है ना ये जो है इससे बड़ा है, या भारी है या मोटा है, ठीक है ना। उसी तरह से A B से छोटा, इसे कहते हैं लेस देन, A लेस देन B, ठीक है ना, A ग्रेटर देन B, A लेस देन B। फिर आ गया आपका ये वाला निशान A नॉट इक्वल टू B, यानी कि A और B बराबर नहीं है। फिर आ गया मतलब A B के बराबर नहीं है। फिर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब है A या तो इससे बड़ा है या इसके बराबर है, A ग्रेटर देन इक्वल टू इसे पढ़ते हैं, ठीक है ना।
ए या तो बी से बड़ा है या फिर बी के बराबर है। उसी तरह से बी ए लेस देन इक्वल टू बी, ए या तो इससे बी से छोटा है या फिर उसके बराबर है। ठीक है ना, सिंपल मैथ है, लेकिन जिसने मैथ नहीं पढ़ी है उसके लिए सिंपल नहीं है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, या तो बड़ा है या बराबर है, या छोटा है या बराबर है। ठीक है, फिर आता है लंगड़ा भिन्न। तो लंगड़ा भिन्न जब करते हैं, देखो इसको नीचे शुरू करते हैं, पहले इसको हल करेंगे, इस वाले को हल करेंगे, जैसे करके दिखाऊं, है ना। 2 चौको 8 और 1 9, ये क्या हो गया आपका 9/2। ठीक है, क्या हो गया ये 9/2। अब ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 1 गुणा 2/9। इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा ये 3 + 2/9 हो गया नहीं। अब ये हल होगा 9 × 27 और 2 29/9, क्या हो गया ये 29/9। अब 29/9 ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या गुणा 9/29। ठीक है, अब ये हो गया आपका 2 + 9/29, 9/29। ठीक है, अब ये हल होगा 30 दूनी 60 होता तो ये हो जाएगा 58, 58 9 67, 58 67 हो जाएगा ना भाई। 29 दूनी 58, 58 और 9 67, 67/29, ये हो गया आपका 67/29। पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 29/60, 1 × 29/67। तो 67 एकम 67 और 67 और 29 कितना हो गया 87, 87 और 9 96, है ना। ये हो गया आपका 96/67। बहुत ही सुकून से ही करना है। लंगड़ा भिन्न का ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको देना नहीं है, उससे लेके जाना है इसको। ठीक है ना, बहुत ही सुकून से रफ शीट पे इसको सॉल्व कर लेना। नीचे शुरू करेंगे और घर में प्रैक्टिस करके जाएंगे तो होगा ये, अदरवाइज नहीं होगा। हैं, फिर आगे चलें। फिर क्या लिखा होगा मैंने ये, हाँ, जैसे इकाई का अंक निकालना, तो बहुत सारे इसके नियम कानून हैं। कभी कभी एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, सीधे फ्लैट लिखा होगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, सीधे लिखा है कितने गुणा रखी होगी। अभी वो घात वाले नहीं बता रहा हूँ मैं, कितने गुणा दे रखे होगे, तो आपने कुछ नहीं करना है। इन सब के जो इकाई का अंक हैं 5, 1, 2, 1, ये लिए, इन सब की गुणा करी, इन सब की गुणा करके क्या आया 5 दूना 10, 10 आ गया। अब इसमें जो इकाई का अंक होगा वही आपके क्वेश्चन में इकाई का अंक होगा। अलग अलग नंबर की गुणा दे रखी है तो उनमें सभी के इकाई के अंक को गुणा कर लो, उसमें जो इकाई का अंक होगा वो सब में इसमें इकाई का अंक हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, जो हाँ इकाई का अंक माने लास्ट वाले का। ठीक है, फिर घन इस तरह का होता है, घनाभ इस तरह का होता है। घन की सभी फलक बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घनाभ समझ लो आप संदूक, घनाभ आप समझ लो संदूक, और डाइस ये रखी है आपके सामने घन। ठीक है, अच्छा अब पाई क्या है वृत्त में, देखो ये त्रिज्या है ना, सभी लोग जानते हो त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है। व्यास ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाए और परिधि के दोनों सिरों को मिलाए। ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाए और परिधि के दोनों सिरों को मिलाए उसे हम व्यास कहते हैं, है ना। और त्रिज्या क्या है, व्यास का आधा। लेकिन ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाए और परिधि पे जाकर के पड़ जाए, है ना। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, या त्रिज्या व्यास की आधी होती है, आप लोग जानते हो। पाई जो है एक अनुपात है, किसके बीच में अनुपात है, वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के बीच में। पाई जो है अनुपात है किसके बीच में, 22/7 नहीं बता रहा हूँ, पाई जो है अनुपात है वृत्त की परिधि और व्यास के बीच में। लो जी साहब, व्यास बराबर, अच्छा व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब फिर आता है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर πr²। ओके, खैर अब कोई एक वृत्त दे रखा आपके सामने, कोई आपके सामने एक वृत्त दे रखा, उसने कहा भाई इसमें बड़े से बड़ा वर्ग कौन सा बनेगा। तो इसमें जो बड़े से बड़ा जो वर्ग बनेगा, इसमें जो बड़े से बड़ा वर्ग बनेगा उसका जो व्यास होगा वो इसकी परिधि के बराबर, सॉरी इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण वो वृत्त के व्यास के बराबर होगा। बड़े से किसी भी सर्किल के अंदर ये सर्किल है, ठीक है ना, इसके अंदर आपने एक वर्ग बनाना तो आप यही बना सकते हो, है ना, ये भी बना सकते हो। लेकिन वो कह रहा है इसके अंदर बड़े से बड़ा, इसके अंदर कि जितना बड़ा आप बना सकते हो उतना बड़ा। तो ये सर्किल है, इसके अंदर आप ये बड़े से बड़ा जो स्क्वायर या वर्ग बना सकते हैं वो ये बना सकते हैं। अब आप देखो ये वृत्त की परिधि है ना, वो ये सेंटर है। अब यहाँ से आप जब लाइन खींचेंगे तो ये वर्ग का विकर्ण भी है और ये वृत्त का व्यास भी है। तो बड़े से बड़ा जब वर्ग बनेगा तो जो वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा अब
व्रत के बाहर अगर आप वर्ग बनाओगे, ये व्रत है, इसके बाहर आप वर्ग बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखो, व्रत के बाहर आप जब वर्ग बनाओगे तो जो इसका जो विकर्ण है वो इसके व्यास से ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ से आप लाइन खींचें, यहाँ से आप लाइन खींचें तो आप ये देखें कि व्रत का जो व्यास है, व्रत का व्यास जो है वो उसकी एक भुजा के बराबर है। किसकी? वर्ग की। व्रत का व्यास और वर्ग की एक भुजा जो है वो बराबर है। अगर आप बाहर से व्रत को खींचेंगे, आप व्रत के बाहर से वर्ग बनाएंगे तो वर्ग की एक भुजा व्रत के व्यास के बराबर होगी, और अगर व्रत के अंदर वर्ग बनाएंगे तो वर्ग का विकर्ण व्रत के व्यास के बराबर होगा, है ना। मैं इसको रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ आप भूल जाएंगे, है ना। आप दोबारा, आपके लिए हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया कि सर ने क्या बताया था, सर ने ये बताया था, ठीक है। किताब खोलने की ज़रूरत उसमें नहीं है। अभी इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको। परिमाप आप जानती हैं, इसके चारों तरफ का जो घेरा हो गया वो हो गया परिधि। व्रत के चारों तरफ का घेरा व्रत की परिधि, और वर्ग के या आयत के चारों तरफ का घेरा या आयत की या वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई का योग क्या हो गया, वो परिमाप हो गया, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। वर्ग है आपके सामने, वर्ग की भुजाएं सभी बराबर होती हैं, भुजा गुणा भुजा। आमतौर पर हम भुजा को ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर। परिमाप 4a, विकर्ण का फार्मूला अभी निकाल के बताएंगे, है ना। और फिर कैलेंडर आया था ना, कैलेंडर में, हाँ कैलेंडर इधर आया, कैलेंडर इधर आ गया। देखो 100 वर्ष में आपने लीप ईयर निकालने हैं, तो आपको बताइए 100 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं, 74, और जनरल ईयर कितने होते हैं, 76, है ना। 100 वर्ष में लीप ईयर 74 कुछ उल्टा हो गया क्या, उल्टा हो गया। 100 वर्ष में लीप ईयर 24 और जनरल ईयर 76, ओके। तो अब उसी तरह 300 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा ईयर, एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 100 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 100 ईयर्स में, अच्छा एक साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, एक सामान्य वर्ष है, आप बताओ एक सामान्य वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, एक। 365 दिन का साल होता है ना, इसमें पूरे 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो 365 दिन वाले साल में या सामान्य साल में एक्स्ट्रा दिन जो होगा वो एक होगा। अगर लीप ईयर होगा तो उसमें एक्स्ट्रा दिन 2 हो जाएंगे, है ना। उसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया था कि ये तो बहुत सिंपल है, बचपन में हम जान जाते हैं कि फरवरी 29 कब होगी, कि अगर साल की जो सन है वो 4 से कटेगी तो फरवरी उसमें 29 दिन की होगी, वो लीप ईयर हो जाएगा, है ना। जो भी सन है 4 से कटेगी वो लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन जो शताब्दी वर्ष हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये आपका चल रहा है 2000 या उससे पहले था 1900, इन्हें हम क्या कहते हैं, सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर तभी होंगे अगर वो 400 से कटेंगे। तो 400, 800, 1200, 1600, 2000 और आने वाला 2400, जब तक हम लोग नहीं रहेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके सेंचुरी ईयर। और ये सेंचुरी ईयर जो है 400 से कट रहे हैं इसलिए वो लीप ईयर होंगे। तो सामान्य वर्ष में एक्स्ट्रा दिन 1 होता है और सेंचुरी ईयर में, लीप ईयर में एक्स्ट्रा दिन जो होते हैं वो 2 होते हैं, क्योंकि फरवरी उसमें 29 की होती है। किसी भी सामान्य वर्ष में आप देखेंगे, लीप ईयर की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी सामान्य ईयर में साल का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा 1 होता है। अगर 1 जनवरी को संडे है तो 31 दिसंबर को भी संडे होगा। सामान्य वर्ष में पहला और आखिरी दिन एक सा होता है। अगर वही लीप ईयर आ गया तो बीच में 29 का महीना हो गया तो कोई बात नहीं साहब, पहला जो दिन होगा उससे अगला दिन आखिरी दिन हो जाएगा। किसी भी 2 सामान्य वर्षों को अगर आप ले लें तो आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख है, 13, आज 13 दिसंबर है, तो अगले साल आज 13 दिसंबर 2023 है ना, आज 13 दिसंबर 2023 है। तो अगर पिछली बार 13 दिसंबर 2023 को, आज दिन क्या है भाई, मैं दिन भी भूल गया हैं आप लोगों के चक्कर में, आज वेडनेसडे है तो ट्यूसडे था। 13 दिसंबर 2023 को अवश्य ही ट्यूसडे रहा होगा क्योंकि तो आज वेडनेसडे है। अगर 2 लगातार सामान्य वर्ष आ रहे हैं तो आज जो तारीख है, जो दिन है, अगले साल को उसी तारीख को उससे अगला दिन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लीप ईयर होगा तो 2 दिन जुड़ जाएंगे, है ना। एक चीज़ और है जो मैं भूल रहा हूँ, कैलेंडर अपने आप को कितने साल बाद दोहरा लेता है, शायद 11 साल है ना, आप लोग देख लेना, है ना। 11 साल का मतलब क्या है कि आज 13 दिसंबर 2023 को दिन क्या है, वेडनेसडे, तो 11वां साल बाद यानी कि 2023 + 11 2034 को फिर से 13 दिसंबर को ट्यूसडे होगा, ओके, दोहराता है। अब वो 8 साल है या 11 साल है या 6 साल है या 7 साल है, जो भी ये देख लेना, है ना, मैं देख के बता दूंगा आपको। तो 300 वर्षों में, 100 वर्षों में 5 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 300 वर्षों में इसी तरह से आप लोगोगे 5 या 15, लेकिन फिर 7 से भाग होगी तो 2 सप्ताह पूरे हो जाएंगे, एक दिन शेष बचेगा। 300 वर्षों में 1 एक्स्ट्रा दिन होगा, 400, 800,
1600, 1200, 2000 वर्षों में 0 एक्स्ट्रा दिन होंगे और 1900 वर्षों में 1 एक्स्ट्रा दिन होगा। अब वो दिनों का साइकिल लेते थे। अब देखो जैसे 13 जनवरी सन 2023 को क्या दिन था, तो आप जो है साहब 1 जनवरी सन 1 से लेकर के 13 जनवरी 2023 तक सारे एक्स्ट्रा डेज निकालोगे, है ना। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो आप जो है 26 जनवरी 1950 तक सारे एक्स्ट्रा दिन निकालोगे। अब वो पूछे कि 12 अगस्त सन 2023 को ये दिन था, 12 अगस्त सन 2023 को ये दिन था, तो 13 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, तो फिर उसके बाद से दिन निकालोगे एक्स्ट्रा दिन। आज क्या है 13 दिसंबर, आज 13 दिसंबर 2023 है, तो 13 दिसंबर 2023 को क्या है बुधवार, 13 दिसंबर 2023 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो 13 और 7 20 और 7 27, आगे कितना बचा 4, है ना। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 31 दिसंबर को रविवार होना चाहिए। यहीं से आप विषम दिनों से निकालो। 13 दिसंबर को क्या है बुधवार, तो 13 दिसंबर के बाद, 13 दिसंबर के बाद मतलब 14 दिसंबर, 14 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने दिन हो गए, 17 और 18, 18 दिन हो गए ना। 18 दिनों में विषम दिन कितने हो गए, 7 दूनी 14, 4 एक्स्ट्रा दिन बचे, 4 एक्स्ट्रा दिन बचे ना, 4 एक्स्ट्रा दिन बचे। तो आज क्या दिन है बुधवार, तो आज के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, ये आपका दिन होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक बेस डेट दे देगा तो उसके बाद से एक्स्ट्रा दिन निकालने हैं, और फ्लैट डेट पूछेगा कि फला डेट को निकाल दो तो टोटल निकालने हैं। समझ गए मेरी बात, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है मैंने कि को होगा कितने, और को ये है, को ये था, तो को क्या होगा, तो उसके बाद से, है ना। को होगा मतलब इतनी तारीख को कौन सा दिन होगा, तो फ्लैट निकालना। फिर कह रहा है भाई साहब इस तारीख को ये दिन था, तो फिर इतनी तारीख को क्या होगा, तो हमने उसके बाद से एक्स्ट्रा निकालने हैं। और पहले 6 महीने में, सामान्य वर्ष है तो पहले 6 महीने में 6 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, आखिरी 6 महीने में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। लीप ईयर है तो पहले 6 महीने में कोई एक्स्ट्रा डे नहीं होगा, है ना। और दिनों का सर्कल ये है, जहाँ पर 0 हमने शुरू किया संडे से, अगर 0 एक्स्ट्रा डेज आते हैं तो संडे होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 पे आ गया तो ये शनिवार होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आइए अब इस पर और एडवांस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इसे सेव